हेलो एवरीवन, मैं राधिका गुप्ता आप सभी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज फिर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आप सीखिए, इसको याद करिए और सारे क्वेश्चंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँ, फ्री इनिशिएटिव हमारा चल रहा है यूट्यूब पे और पेड बैचेस भी चल रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और फ्री मटेरियल्स आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आप इसको देखिए, सीखते रहिए और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ उसको आप बस याद करते जाइएगा। ठीक है, और ये बहुत जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन टाइप का भी एक हो जाएगा आप लोग के एग्जाम के लिए। क्विक रिवीजन है ये बेसिकली, और इस सीरीज में बस हम एंट्रेंस के लिए ही बेसिकली ये चला रहे हैं और ताकि जल्दी से क्विक रिवीजन आप लोग का होता रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ईयर एंड अ डे रूल। ठीक है, ईयर और डे रूल क्या है, क्लियर। चार ऑप्शंस हमारे दिए हैं। टाइम लिमिट, ठीक है, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ लॉसूट। याद रखिएगा क्या पूछा है, ईयर एंड अ डे रूल क्या होता है। ठीक है, मुकदमा दायर करने की सीमा, समय सीमा, या फिर रूल रिलेटेड टू कॉजेशन इन होमिसाइड, हत्या में कार्यकरण से संबंधित नियम, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन लिमिट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन लिमिट, अनुबंध अवधि सीमा, प्रॉपर्टी ओनरशिप पीरियड, संपत्ति स्वामित्व अवधि। ठीक है, चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। किस चीज के बारे में पूछा है, ईयर एंड अ डे रूल क्या होता है। ठीक है, ईयर एंड अ डे रूल बेसिकली जब भी ये टर्म आप लोग का यूज करेगा लॉ में, आपको इस टर्म का मीनिंग समझना है कि है क्या, ये क्या चीज के बारे में बताता है। ईयर एंड अ डे रूल समझ में आता है कि ये क्या है, ये बेसिकली एक रूल है। ठीक है, किस चीज का रूल है, ये रूल है रूल रिलेटेड टू कोजेशन इन होमिसाइड। ओके, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हत्या में कार्यकरण से संबंधित नियम, जितने भी नियम होते हैं हत्या से रिलेटेड, वो सारे उसको क्या कहा जाता है, ईयर एंड अ डे रूल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन जोनिंग। जोनिंग को समझाना है। ठीक है, इसको समझाइए। बस ये टर्म आप ये जो दिया हुआ है इसको आप याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा और ऑप्शंस जो दिए हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जोनिंग क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, पर्यावरण संरक्षण, या फिर लैंड यूज रेगुलेशन होता है, भूमि उपयोग विनिमय, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल, यातायात नियंत्रण, या फिर हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, ऐतिहासिक संरक्षण। ठीक है, जोनिंग, जोनिंग एक ये वर्ड जो जोनिंग है इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये कोई जोन है, कोई एरिया है, राइट। ऐसा लग रहा है कोई एरिया के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो जोनिंग क्या है, जाहिर सी बात है जब हम जोनिंग सुनते हैं तो हमें क्या पता चलना चाहिए, क्या होता है ये टर्म का मतलब, ये होता है लैंड यूज रेगुलेशन। ओके, भूमि उपयोग विनिमय, विनियम, सॉरी विनियम, विनियमन कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, ये बेसिकली इसको अगर एक्सप्लेन भी कर दूं मैं, तो ये बेसिकली एक मेथड है। ठीक है, ये एक तरीका है। बेसिकली क्या है, ये एक मेथड है किस चीज का, अर्बन प्लानिंग का, अर्बन प्लानिंग का। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक मेथड, याद रखिएगा अर्बन प्लानिंग। और इसको यूज कौन करता है, यूज बाय गवर्नमेंट। कौन से गवर्नमेंट, वहां के लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन करता है, वहां के लोकल गवर्नमेंट करते हैं। किस चीज के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वहां के उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मेथड यूज करती है जिसको कहा जाता है अर्बन प्लानिंग। और इससे क्या होता है कि बेसिकली ये डेवलपमेंट के लिए करती है। किस चीज के डेवलपमेंट, साथ में आप इसमें देख सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए करती है। ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, फिर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, टीसी लिख देती हूँ मैं। और किस चीज के लिए, इसके साथ में आपको बता दूं, ये है हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन। ठीक है, एचपी मैंने लिख दिया है। ये किस किस चीज के लिए, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए और हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन के लिए, तीन चीजों के लिए ये गवर्नमेंट क्या करती है, इसको, इस मेथड को यूज करती है। ठीक है,
उस पर्टिकुलर एरिया में ही यूज करती है उसके डेवलपमेंट के लिए। क्लियर, समझ में आया? तो जोनिंग क्या है हमारा? लैंड यूज रेगुलेशन है। क्लियर, होपफुली ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर, कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? ठीक है, चार ऑप्शंस हमारे दिए हैं। लॉ गवर्निंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देन को नियंत्रण करने वाला कानून, लॉ गवर्निंग गवर्नमेंट एजेंसीज, सरकारी एजेंसियों को नियंत्रण करने वाला कानून, या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अनुबंध का कानून, या फिर क्रिमिनल लॉ आपराधिक कानून। चार ऑप्शन हमारे दिए हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन किस चीज से पूछा है ये याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या चीज है? ये हमारा लॉ गवर्निंग गवर्नमेंट एजेंसीज है। ठीक है, क्लियर, सरकारी एजेंसियों को नियंत्रण करने वाला कानून। अब सरकारी जितने भी एजेंसियां हैं उन्हें नियंत्रण तो करना पड़ेगा ही। अब वो नियंत्रण कैसे होंगे? किसी के कहने पे नहीं होंगे, वहां के लिए कुछ कानून बनाए गए होंगे। ठीक है, वही कानून क्या है? उसी कानून को जो नियंत्रण कर रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसियों को, उसी को क्या कहा जा रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं। होपफुली आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट। डिफाइन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट। क्या करना? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट, सॉरी, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, इसको क्या है? इसको परिभाषित करना है, इसको डिफाइन करना है। इसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? एडीआर। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? एडीआर। चार ऑप्शंस दिए हैं। एडीआर क्या है? कोर्ट लिटिगेशन है, न्यायालय मुकदमेबाजी, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट, अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने के नियम तरीके, या फिर पुलिस प्रोसीजर, पुलिस प्रक्रिया है, या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, विधायी प्रक्रिया है। ठीक है, एडीआर आपको पता है, आप होपफुली आप सुने हो ये वर्ड, और नहीं सुने तो इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर। ये बेसिकली क्या है? ये एक मेथड होता है। ठीक है, ये एक मेथड है। किस चीज के लिए ये मेथड है? कोई भी डिस्प्यूट है, जैसे वर्ड में ही समझ में आता है, इसमें ये वर्ड यूज किया गया है डिस्प्यूट। तो कोई भी किसी भी दो पार्टी के बीच में, या दो पर्सन, दो इंडिविजुअल के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको क्या करता है? उसको सॉल्व कराता है। ठीक है, बेसिकली एक मेथड है। तो कहाँ कराता है ये? कोर्ट में नहीं कराता, ये कोर्ट के बाहर कराता है। ठीक है, बिना कोर्ट गए ही चीजें वहां पे सॉल्व, वो आउटसाइड द कोर्ट सॉल्व कराती है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट, कोर्ट के बाहर। क्लियर, किस चीज के बारे में पूछा है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्लियर, सी। नेक्स्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच। हमारे ये जितने टर्म्स है हमारे लीगल लॉज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये जितने भी मैक्सिम्स वर्ड यूज किए गए हैं, मैक्सिम्स जितने भी यूज किए गए हैं, ये हमारे लॉ के फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मैक्सिम्स को याद रखिएगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बस उस मैक्सिम को याद रखिए और उसके मीनिंग को याद रखिए। ठीक है, और फिलहाल तो आप लोग को रिविजन करवा रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी समझाते जा रही हूँ। बहुत डेप्थ में जाऊंगी तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, ब्रीच ये क्या होता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच, ब्रीच मतलब जानते हैं, वायलेट करना। ठीक है, वायलेट करने को हम लोग ब्रीच कहते हैं। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? चार ऑप्शंस दिए हैं। ब्रीच दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, उल्लंघन जो पहले ही हो चुका है। ब्रीच दैट इज अबाउट टू ऑकर, उल्लंघन जो होने वाला है। क्या है? माइनर ब्रीच, मामूली उल्लंघन, या टेक्निकल ब्रीच, तकनीकी उल्लंघन। चार ऑप्शंस दिए हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच, याद रखिएगा ये टर्म को। ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है? जो होने वाला होता है, याद रखिएगा। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है? जो अभी हुआ नहीं है, होगा। ठीक है, तो क्या है? ब्रीच दैट इज अबाउट टू ऑकर, उल्लंघन जो होने वाला है। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एंटीसिपेटरी क्या है? जो हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, तो ब्रीच दैट इज अबाउट टू ऑकर इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उल्लंघन जो होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है डिफाइंड, एक्सप्लेन करना है बेल लीफ को। ठीक है, बेल लीफ को समझाना है।
तो क्या है, चार ऑप्शन हमारे दिए हैं, चार ऑप्शंस दिए हैं, जजेस असिस्टेंट, न्यायाधीश का सहायक, कोर्ट ऑफिसर हु मेंटेन ऑर्डर्स, न्यायालय अधिकारी जो व्यवस्था बनाए रखता है, लॉयर्स असिस्टेंट वकील का सहायक, या फिर पुलिस ऑफिसर पुलिस अधिकारी। चार ऑप्शंस हमारे हैं। किसके बारे में पूछा है, बेल के बारे में पूछा है। बेल किसे कहा जाता है, ये पर्टिकुलर एक पर्सन है, ठीक है, ये किसे कहा जाता है, क्या करता है। तो चार ऑप्शंस में हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन बी ही है, ठीक है। क्या करता है, ये कोर्ट का एक पर्टिकुलर ऑफिसर है, ये जो बेलिफ है ये पर्टिकुलर एक ऑफिसर है जो ऑर्डर को मेंटेन करता है, ठीक है। मेंटेन ऑर्डर कहाँ करता है, इन द कोर्ट रूम, इन द कोर्ट रूम, ठीक है। कोर्ट रूम में इसको क्या करता है, ऑर्डर को मेंटेन करता है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, सी क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, व्हाट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, इसको बताना है। तो क्या है, चार ऑप्शन हमारे दिए हैं, फाइनेंशियल एबिलिटी टू पे, भुगतान करने की वित्तीय क्षमता, लीगल एबिलिटी टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध में प्रवेश करने की कानूनी क्षमता, फिर क्या है, विलिंगनेस टू अग्री, सहमत होने की इच्छा, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स, शर्तों की समझ, ठीक है। चार ऑप्शंस दिए हैं, किसके बारे में पूछा है, कैपेसिटी, ठीक है, योग्यता, किस चीज में, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की योग्यता, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस में हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन से है, योग्यता मतलब एबिलिटी, राइट। तो क्या है, लीगल एबिलिटी टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मीनिंग है, ठीक है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, लीगल एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल एबिलिटी है मतलब वो लीगली क्या है, वो कानूनी क्षमता के द्वारा वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर सकता है, ठीक है। समझ में आया ये चीज, चलिए ये टर्म आप याद रखते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है यहाँ, डिफाइन कोलाट्रल। कोलाट्रल क्या होता है, इसको परिभाषित करना है, ठीक है। चार ऑप्शंस फिर दिए हैं, ओरल एग्रीमेंट मौखिक समझौता, सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऋण के लिए सुरक्षा, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज अनुबंध खंड, या फिर विटनेस स्टेटमेंट गवाह का बयान। चार ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, ठीक है। किसके बारे में पूछा है, कोलाट्रल, ठीक है। कोलाट्रल क्या होता है, ये क्या है, बेसिकली एक सिक्योरिटी फॉर अ लोन है, ऋण के लिए सुरक्षा, ठीक है। जब भी हमें लोन लेना होता है, कुछ हम पर्टिकुलर चीजें वहां देते हैं, ठीक है, उसको देने के बाद ही हमें लोन मिलती है, ठीक वही चीज है, ऋण के लिए जो सुरक्षा हम वहां दे रहे हैं उसे ही कोलाट्रल कहा जा रहा है, ठीक है। क्लियर, होपफुली आपको ये भी समझ में आया हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ वर्ड को आप माइंड में रखिए, उसको याद रखिए और उसको टिक करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिक्लेटरी जजमेंट। डिक्लेटरी जजमेंट क्या है, चार ऑप्शंस अगेन, जजमेंट अवॉर्डिंग डैमेजेस नुकसान का पुरस्कार देने वाला निर्णय, जजमेंट स्टेटिंग लीगल राइट विदाउट ऑर्डरिंग एक्शन कार्यवाही का आदेश दिए बिना कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करने वाला निर्णय, फिर क्या है, क्रिमिनल सेंटेंस आपराधिक सजा, या फिर डिफॉल्ट जजमेंट चूक निर्णय। चार ऑप्शंस हमारे दिए हैं, इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, किसके बारे में पूछा है, किस जजमेंट के बारे में पूछा है, डिक्लेटरी जजमेंट, ठीक है। चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये एक ऐसा जजमेंट जो स्टेटिंग लीगल राइट विदाउट ऑर्डरिंग एक्शन, ठीक है, कार्यवाही करने का आदेश दिए बिना कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करने वाला निर्णय, ठीक है, क्या है, ये एक जजमेंट है, ठीक है। क्लियर है, होपफुली ये भी आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। सी क्या दिया है, एक्सप्लेन क्या करना है, ड्यूरस। ड्यूरस क्या है, इसको समझाना है। चार ऑप्शन हमारे दिए हैं, याद रखिएगा, ड्यूरस, ठीक है। चार ऑप्शन है, लीगल ऑब्लिगेशन कानूनी दायित्व, अनलॉफुल कॉन्स्टेंट ऑफ प्रेशर गैर कानूनी संयम या दबाव, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी संविदात्मक कर्तव्य, या फिर मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व।
चार ऑप्शन हमारे दिए हैं, ड्यूरेस के बारे में पूछा है। तो ड्यूरेस क्या है, नॉर्मल आप इसको याद रखिएगा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है हमारा, अनलॉफुल कांस्टेंट और प्रेशर, गैर कानूनी संयम या दबाव को ही क्या कहा जाता है, ड्यूरेस कहा जाता है। ठीक है, जो भी दबाव किसी के ऊपर दिया जा रहा है वो कैसा है, गैर कानूनी है। ठीक है, अनलॉफुल कांस्टेंट और प्रेशर किसी के ऊपर जो हम देते हैं कानून के अगेंस्ट होता है, वो उसी को ड्यूरेस कहा जाता है। ठीक है, होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ईजमेंट, ईजमेंट क्या है इसको समझाना है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओनरशिप ऑफ लैंड, भूमि का स्वामित्व, राइट टू यूज अनदर्स लैंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी अन्य की भूमि का उपयोग करने का अधिकार। ठीक है, रेंटल एग्रीमेंट, किराया समझौता, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर। चार ऑप्शंस दिए हैं। तो ईजमेंट याद रखिए, ये ईजमेंट के बारे में पूछा है। ठीक है, ईजमेंट का मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक राइट है। ठीक है, एक राइट है। ईजमेंट क्या है, एक राइट है, इसको लीगल राइट भी आप कह सकते हैं। ये क्या करता है, किसी भी पर्सन को अलाउ करता है, किसी भी पर्सन को, ठीक है, अलाउ करता है, अलाउ समवन टू, किस चीज के लिए अलाउ करता है, टू यूज समवन अदर्स लैंड। ठीक है, ठीक है, ईजमेंट क्या है, याद रखिए ईजमेंट क्या है, ईजमेंट एक राइट है। ठीक है, लीगल राइट है। ये क्या अलाउ करती है, किसी भी पर्सन को अलाउ करती है कि वो किसी दूसरे पर्सन का लैंड यूज कर सके, सिर्फ किस चीज के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है, उसको ओनरशिप वो नहीं ले सकता है, वो सिर्फ यूज कर सकता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेगा, लेकिन उसका ओनरशिप नहीं ले पाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं ईजमेंट। तो चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। कैसे, राइट टू यूज अनदर्स लैंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, समझ में आइए, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी अन्य की भूमि का उपयोग करने का अधिकार। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, डिफाइन एक्स पार्टे, एक्स पार्टे को परिभाषित करना है। ठीक है, एक्स पार्टे क्या होता है। तो चार ऑप्शंस दिए, विथ बोथ पार्टीज प्रेजेंट, दोनों पक्षों की उपस्थिति में, विथ ओनली वन पार्टी प्रेजेंट, केवल एक पक्ष की उपस्थिति में, आफ्टर जजमेंट, निर्णय के बाद, या फिर बिफोर ट्रायल, मुकदमे के पहले। चार ऑप्शंस दिए हैं। एक्स पार्टे क्या होता है, एक्स पार्टे क्या है, ये क्या है, एक्स पार्टे तब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी वहां पे प्रेजेंट हो। ठीक है, सामने वाला पार्टी प्रेजेंट नहीं हो रही है, तो वहां पे जज क्या करेगा, एक्स पार्टी जजमेंट दे देगा। ठीक है, उस केस को एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, विथ ओनली वन पार्टी प्रेजेंट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। केवल एक पक्ष की उपस्थिति में जज क्या करती है, एक्स पार्टी डिक्लेयर करती है। ठीक है, समझ में आया ये। नेक्स्ट देखिए, फिड्यूशरी ड्यूटी क्या होता है, व्हाट इज फिड्यूशरी ड्यूटी। ठीक है, चार ऑप्शंस हमारे दिए हैं। ड्यूटी टू एक्ट इन वंस ओन इंटरेस्ट, याद रखिएगा फिड्यूशरी ड्यूटी पूछा है, अपने हित में कार्य करने का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी टू एक्ट इन अनदर्स बेस्ट इंटरेस्ट, दूसरों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का कर्तव्य, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, संविधात्मक दायित्व, या फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कानूनी जिम्मेदारी। चार ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस में हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी बी है। क्या है, ड्यूटी टू एक्ट इन अनदर्स बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, किस चीज, किसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, किसी भी दूसरे पार्टी के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट, क्लियर। फिड्यूशियरी ड्यूटी क्या है, बेसिकली एक ड्यूटी है जो किसी भी अनदर पर्सन के, मतलब अदर पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ये क्या करती है, यहाँ पे एक्ट करती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज गार्निशमेंट, गार्निशमेंट क्या है इसको समझाना है। गार्निशमेंट, ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हैं। वेज इंक्रीज, वेतन वृद्धि, लीगल प्रोसेस टू सीज फंड्स फॉर डेप्ट, ऋण के लिए धन जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया, या फिर टैक्स रिफंड, कर वापसी, या फिर चैरिटेबल डोनेशन, धर्मार्थ दान।
चार ऑप्शंस दिए हैं। किसके बारे में पूछा है? गार्निशमेंट। गार्निशमेंट क्या होता है? चार ऑप्शंस है। अगर गार्निशमेंट आपको कभी आपने सुना हो, इसका इस वर्ड की मीनिंग मतलब समझ में अगर आपको आ रहा हो, तो ये क्या है? बेसिकली ये एक लीगल प्रोसेस होता है। ठीक है, बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये एक बेसिकली क्या है? लीगल प्रोसेस होता है। किस चीज के लिए? टू सीज फंड्स फॉर डेप्थ, धन के ऋण के लिए धन जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया। कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है। आप ऐसे ही कोई भी धन को आप क्या करते रख नहीं सकते, ऐसे ही नहीं आप लोन दे सकते किसी को भी। ठीक है, आप डेप्थ नहीं दे सकते किसी को भी। तो उसके लिए क्या होता है? जो प्रोसेस आपका वहां पे लीगल प्रोसेस जो आपके दिए गए हैं, उसको आप फॉलो करके ही इस चीज को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लीगल प्रोसेस है। किस चीज का लीगल प्रोसेस? टू सीज फंड्स फॉर डेप्थ। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या पूछा है? व्हाट इज हियरसे? हियरसे क्या है? हियरसे, राइट? हियर क्या है? हियर से दो वर्ड को मिलके यहाँ बना है हियर और से। ठीक है, हियर सुनना, से बोलना। तो सुनना और बोलना तो यहाँ पे है ही, लेकिन हियर से क्या होता है? चार ऑप्शन दिए हैं देखिए। डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण, एविडेंस बेस्ड ऑन व्हाट समवन एल्स सेड, किसी और ने क्या कहा इस पर आधारित साक्ष्य, एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, विशेषज्ञ गवाही, या फिर रिटन कॉन्ट्रैक्ट, लिखित अनुबंध। चार ऑप्शंस दिए हैं। किस चीज को पूछा है? हियर से। हियर से, ठीक है। हियर से क्या हो गया? एविडेंस बेस्ड ऑन व्हाट समवन एल्स सेड। ठीक है, सुन तो लिया, लेकिन सुन के बोल तो दिया, लेकिन वो कहाँ से सुना? किसी और से सुना। ठीक है, वो उसने डायरेक्ट चीजें नहीं देखी हैं कि ये यहाँ पे ये चीजें हुई हैं या ये चीजें नहीं हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं मर्डर हो गया है, ठीक है, अब वो डायरेक्टली वो पर्सन नहीं देखा है, वो क्या कर रहा है? वो किसी से सुना है कि वहां पे ये चीजें हुई हैं। उसने डायरेक्टली देखी नहीं है, खुद से नहीं देखी है, वो सुनी सुनाई बातों पे सुन के उसने कहा है, वो स्टेटमेंट दिया है। तो ये क्या है? हियर से, इसी को कहते हैं। तो एविडेंस बेस्ड ऑन व्हाट समवन एल्स सेड। ठीक है, ये कुछ लीगल मैक्सिम्स यहाँ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, और होपफुली आपको ये सारा समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सारे लीगल मैक्सिम्स को अपने माइंड में रखिए। इन फ्यूचर भी ये सारे आपको काम आएंगे। हमारे लीगल लाइंस में तो हर जगह ये सब यूज होता रहता है, और होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस भी वीडियोस है, आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।